नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आईपीएस वाई पूरन कुमार, इस पर हमने कई वीडियोस बनाई और आपको कोशिश की सच बताने की। अब 9 पेज का सुसाइड नोट सामने आ गया है। इस बीच उनकी पत्नी ने भी तमाम सीनियर अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर दी है। सबसे पहले आपको बताता हूं, जो 9 पेज का सुसाइड नोट है उनमें किन किन अधिकारियों के नाम है और क्या क्या स्पेसिफिक एलिगेशन कब कब हुआ यह लगाया गया है, आपको बताता हूं। दरअसल हम सबको पता है कि 7 अक्टूबर को उन्होंने खुदकुशी कर ली थी और उसके बाद अब जिन अधिकारियों का नाम है उनमें है मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, ध्यान से सुनिएगा। डीजीपी शत्रुजीत कपूर, पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, पूर्व एसीएस गृह राजीव अरोड़ा, पूर्व डीजीपी मनोज यादव, पीके अग्रवाल के नाम शामिल है। इसके अलावा 9 और आईपीएस ऑफिसर्स के नाम शामिल है। कौन कौन है? अमिताभ ढिल्लो, संदीप खेरवार, संजय कुमार, कला रामचंद्रन, माता रविकिरण, शिव कविराज, पंकज जैन, कुलविंदर सिंह और एसपी रोहतक नरेंद्र बिजरानिया। यानी कुल मिलाकर 15 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के नाम हैं जो लेटर लिखा गया है। लेटर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है, वो भी आपको हम उसके बारे में बताते हैं। दरअसल इनकी पत्नी है अमनीत, जो कि वर्तमान में हरियाणा सरकार के विदेश सहयोग विभाग में कमिश्नर और सेक्रेटरी है। आपको बता दें कि ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पूरन कुमार ने अपने नोट में जिन अधिकारियों का जिक्र किया वो आपको मैंने बता दिया है। अब पूरन कुमार ने अंतिम पैराग्राफ में सीधे तौर पर हरियाणा के जो डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर और एसपी का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि डीजीपी उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं और मनगढ़ंत मामलों में फंसा रहे हैं। क्या ये सच है? जो आरोप लगाए गए, मनगढ़ंत मामलों में फंसाया जा रहा है और बिजरानिया को वो ढाल बना रहे हैं। इसके बाद वो क्या लिखते हैं कि बिजरानिया के खिलाफ मेरी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। मैं अब लगातार जाति आधारित उत्पीड़न, सामाजिक बहिष्कार, मानसिक पीड़ा और अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये सब खत्म करने का फैसला किया है। ये बातें उन्होंने अपने नोट में लिखी। मैं अपने अंतिम कदम के लिए उन्हें जिम्मेदार मानता हूं, ये सारी बातें लिखी हैं। उसने आरोप लगाया कि उन्हें बार बार ऐसे पदों पर तैनात किया गया, यानी कि उनकी पोस्टिंग ऐसी जगहों पर की गई जो असल में मौजूद ही नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आवेदकों की अनदेखी की गई, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और झूठी कार्रवाई करके प्रताड़ित किया गया। ये बातें उन्होंने लिखी है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि इन सभी कार्रवाई ने उन्हें यह अतिवादी कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उनका कहना है कि इस वजह से उन्होंने कदम उठाया है जो उनको प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मरते हुए पिता को देखने के लिए भी उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। इसे उन्होंने ऐसा नुकसान बताया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उन्होंने लिखा कि उनकी बार बार की गई शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, जातिगत उत्पीड़न का एक पैटर्न बन गया है। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही है। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरन कुमार ने अन्य अधिकारियों पर और कई गंभीर आरोप लगाए जो नोट में मेंशन है। वो क्या क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं तत्कालीन एसीएस गृह विभाग यानी टीवीएस प्रसाद और शत्रुजीत कपूर के ऊपर उन्होंने क्या आरोप लगाया। उनका कहना है कि इनका जो बकाया है वो रोक दिया गया। क्या ये सच है? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। कला रामचंद्रन एक और आईपीएस ऑफिसर है, उनके बारे में लिखा है कि डीजीपी की ओर से हलफनामा दायर किया गया। रामचंद्रन ने कथित तौर पर डीजीपी की ओर से हलफनामा दायर किया जिसमें दावा किया कि पंचकुला गेस्ट हाउस पहले ही किसी अन्य अधिकारी को आवंटित कर दिया गया था, जिससे उन्हें आधिकारिक आवाज देने से इंकार कर दिया गया। ये बात कही, इसलिए उन्होंने इनको भी जिम्मेदार माना है। अब डीजीपी के ऊपर क्या आरोप लगाया है कि कथित तौर पर अपनी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में अनुचित टिप्पणी की और उनके बारे में गलत जानकारी फैलाई। ये उन्होंने कहा है। जब आरटीआई के तहत उन्होंने तमाम जानकारी मांगी तो एक और आईपीएस ऑफिसर है अमिताभ ढिल्लो, उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की। यहां तक कि उनका आधिकारिक वाहन भी वापस ले लिया गया, जो उनके पास सरकारी गाड़ी थी उसको वापस ले लिया गया, ये कहा गया है। संजय कुमार ने कथित तौर पर उनसे जुड़े दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की, एक और आईपीएस अफसर है, ये कहा गया। पंकज नैन एक और आईपीएस अफसर ने कथित तौर पर डीजीपी और ढिल्लो के निर्देश पर झूठी शिकायतें की, ये कहा गया। गुरुग्राम से उनके ट्रांसफर के बाद संदीप, हम सबको पता है संदीप खेरवार कमिश्नर होते थे गुरुग्राम के, और सिवाज ने कथित तौर पर उनके खिलाफ झूठे मामले गढ़े, ये बात कही गई।
पूर्व डीजीपी हैं मनोज यादव और पूर्व एसीएस गृह राजीव अरोड़ा ने कथित तौर पर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत उन्होंने गृह मंत्री से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि वर्तमान मुख्य सचिव और तत्कालीन एसीएस अनुराग रस्तोगी को अत्याचार के बारे में लिखित रूप से सूचित किया था, लेकिन सारी शिकायतों को अनदेखा कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि उनकी जो पत्नी है, उन्होंने जापान लौटने के बाद 8 अक्टूबर को हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के एसपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करे। सवाल ये उठता है कि क्या इसको लेकर अब पुलिस मामला दर्ज करेगी, जांच करेगी? लेकिन यह सिक्के का एक पहलू हो सकता है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कई अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि एक अधिकारी इस तरह की कंप्लेंट्स लगातार कर रहा है, क्यों? हर किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है, इतने सारे अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है, क्या उसको सबसे ही दिक्कत थी? क्या उसको पूरे सिस्टम से दिक्कत थी? क्या वो सिस्टम को ठीक करना चाहता था उसमें रहते हुए? क्या ऐसा तो नहीं कि वो अपना काम छोड़कर शिकायतबाजी में लग गया था और ये बात दूसरे अधिकारियों को नागवार गुजर रही थी? कहीं अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए तो ये सब कुछ नहीं किया जाता। ऐसे तमाम सवाल खड़े हो गए हैं और इसकी तहकीकात होनी चाहिए ईमानदारी से, और इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि उनके खिलाफ अगर इस तरह की जातिगत टिप्पणियां की गई, उनको परेशान किया गया, तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये सब कुछ किया। अगर साजिश के तहत किया तो ये वाकई चिंता का विषय। सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की हरकत को आईपीएस अधिकारी करता है तो डीजीपी के पास ये राइट होता है कि वो स्टेट के सीएम को सारी जानकारी दे। तो ऐसे में क्या जानकारी दी गई थी डीजीपी की तरफ से और ये बताया गया था कि ये सब कुछ चल रहा है, अधिकारी मान नहीं रहा है, वो कंप्लेंट्स कर रहा है, या उस पर भी पर्देदारी हुई? ऐसी तमाम चीज़ें जो पूरी तरह से बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनकी पत्नी अमनीत ने जो शिकायत की है, उनका कहना है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में उन्होंने पूरन कुमार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं और अधिकारी के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 और SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ये पक्ष उनकी बीवी का है। हमने पूरन कुमार का पक्ष भी सुना, हमने जो उन्होंने तमाम आरोप लगाए मैंने वो भी आपको पढ़ के सुनाए, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी की भी जांच होनी चाहिए। जो वो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, और ये जो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं दूसरा पक्ष का लोग, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उनमें कितनी सत्यता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक अधिकारी को ईमानदारी की सजा भुगतनी पड़ी हो, या बात कुछ और है। सवाल ये उठता है कि आखिरी जो एफआईआर दर्ज हुई उनके खिलाफ यानी 6 तारीख को, जिसमें ये कहा गया कि उनके बिहाफ पर सुशील पैसे मांग रहा है, उसमें कितनी सत्यता है? क्या ऐसे किसी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर में अधिकारी का नाम डाला जा सकता है? और अगर डाला जा सकता है तो क्या उसमें उसकी गिरफ्तारी हो सकती थी? मैक्सिमम क्या हो सकता था? बल्कि एक अधिकारी का तो यहां तक कहना था, मेरी बात हो रही थी, उनका तो कहना था कि अगर सिस्टम में इस तरह से प्रॉब्लम हो रही थी तो आवाज़ उठानी चाहिए थी, और लगातार आवाज़ वो उठा भी रहे थे, हमें दिख रहा था, लेकिन ये कदम उठाना ठीक नहीं है, उनका ये कहना था। खैर, ये अपना अपना नज़रिया हो सकता है हर किसी का। 7 तारीख को दरअसल ये उन्होंने फाइनल नोट लिखा था, और ये फाइनल नोट की कॉपी आपको मैं हाउस नंबर 132 सेक्टर 24A चंडीगढ़। सवाल कई सारे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इन सवालों की शुरुआत ही होती है कि इतने सारे आईपीएस अधिकारियों के नाम, पहले तो आप उनके नाम दोबारा मैं आपको पढ़ देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। उन्होंने एक वसीयत भी लिखी है, 8 पन्नों में उन्होंने सालों से हो रहे उत्पीड़न की जानकारी है। कि सवाल ये उठता है, इतने साल से उत्पीड़न हो रहा है तो आपने नौकरी क्यों नहीं छोड़ दी? आपने वीआरएस ले लेते, और अगर आपको सिस्टम से लड़ना था तो फिर आप तैयार रहते लड़ने के लिए, आप क्यों पीछे हट गए? आप हमेशा तैयार रहते। ये भी सवाल उठता है। आपने ये कदम उठाया तो ये कदम तो कहीं से भी इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। अगर आपने ये सोच लिया था कि मुझे सिस्टम सुधारना है तो आप लगे रहते, डटे रहते, कंप्लेंट्स से डरना नहीं था आपको। जातिगत भेदभाव अगर आप बात कह रहे हैं तो आपने ठीक है हर फोरम पर जाकर कंप्लेंट की। क्या आपने इस बाबत केंद्र सरकार के किसी विभाग को कंप्लेंट की? क्या आप इस बाबत होम मिनिस्ट्री से मिले? क्या इस बाबत आपने कुछ और प्लेटफॉर्म्स पर कंप्लेंट की? ये भी बात साफ होनी चाहिए। एक वसीयत उन्होंने लिखी है आखिरी पन्ने में, सारी चल अचल संपत्ति अपनी पत्नी अमनीत पी कुमार के नाम कर दी है। आपको बताया था वर्तमान में हरियाणा सरकार में वो उनका ओहदा है उनकी पत्नी का। मुख्य सचिव के खिलाफ जो अधिकारी है, अब आपको अधिकारी एक बार दोबारा बताया तो मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी,
डीजीपी शत्रुजीत कपूर, पूर्व मुख्य सचिव टीवीएस एन प्रसाद, पूर्व एसीएस गृह राजीव अरोड़ा, पूर्व डीजीपी मनोज यादव, पीके अग्रवाल शामिल हैं। और जो 9 अधिकारी उनके बारे में बताया तो अमिताभ ढिल्लो, संदीप खिरवार, संजय कुमार, कला रामचंद्रन, माता रवि किरण, शिव कविराज, पंकज नैन, कुलविंदर सिंह और एसपी रोहतक नरेंद्र बिचरानिया। अंतिम पैराग्राफ में उन्होंने डीजीपी और एसपी को निशाना बनाया और तमाम चीजें लिखी हैं। सवाल ये उठता है, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सारे अधिकारी मिल गए थे और सारे अधिकारी उनके पीछे पड़ गए थे और अपने जो सीनियर अधिकारी उनकी बातें मान रहे थे। क्या आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के पास और ऑप्शंस नहीं थे? वो गृह मंत्रालय में जाके कंप्लेंट करते और तमाम फोरम्स पे जा सकते थे। ये कदम उठाना तो कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने जो स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उनकी पत्नी ने भी अब शिकायत कर दी है। चलिए, उम्मीद करते हैं इस मामले में जो न्याय है वो मिलेगा, लेकिन कहानी के हर एक पहलू को जानना बेहद ज़रूरी है। और जहाँ तक उत्पीड़न की बात है, कई आईपीएस अफसर भी इस बारे में बात कर रहे थे कि थोड़ा बहुत उत्पीड़न तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इट इज़ योर पार्ट ऑफ योर जॉब एंड यू हैव टू बियर इट। ये उन्होंने बात कही कि आपको अपना मुख्य काम नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे मोटे और हर जगह आपको लड़ाई अगर आप करेंगे तो आपकी इमेज एक ठीक नहीं जाती कि आप हर जगह लड़ते हैं। चलिए, आप काम पर फोकस रहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक अधिकारी हो सकता है काम पर भी फोकस हो, ये अधिकारी और अपने अधिकारों की बात भी कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद उसकी नहीं सुनी जा रही हो। तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि हमारा किसी भी चीज़ पर कमेंट करना ठीक नहीं है। हम सवाल उठा सकते हैं और सवाल उठाना हमारा फ़र्ज़ है। हम तमाम सवाल उठा रहे हैं, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। क्या सच निकल कर सामने आएगा या कुछ दिनों के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं इस तरह के मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, कुछ दिन तक हंगामा होता है। क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर सबूत मिलते हैं तो, या फिर ये आरोप सही नहीं है? हर एक एंगल से जांच होनी चाहिए। क्योंकि कई अधिकारी ये भी कह रहे थे कि एक अधिकारी, इतने सारे अधिकारी गलत हैं क्या? अगर आप कंप्लेंट्स कर रहे हो, सारे अधिकारी थोड़ी गलत हो सकते हैं, एक अधिकारी गलत हो सकता है। लेकिन इसके उलट ये भी एक बात है कि अगर एक अधिकारी प्रताड़ित हो रहा है तो वो तभी तो लिख रहा है सारी चीज़ें, तभी तो एक एक चीज़ आपको मेंशन करके बता रहा है। और जहाँ तक बात है कि उनकी काम किस तरह का था, किस तरह के उनके वर्क कल्चर था जब वो पोस्टिंग में रहे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर रहे रोहतक, चाहे वो रेंज में रहे, चाहे वो अब पीटीसी में ट्रांसफ़र हो गया था, तो उनके काम की भी समीक्षा की जानी चाहिए कि उन्होंने जो काम किया वो किस तरह से किया और उनका जो अधिकारी के प्रति बर्ताव था वो किस तरह का था, काम करने की शैली किस तरह की थी। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट ये चाहता है, हर एक विभाग ये चाहता है कि अधिकारी आए और काम करे। और ठीक है, कंप्लेंट्स करना, अगर कोई अधिकारी गलत कर रहा है कंप्लेंट्स करना बनता है, लेकिन अगर सिर्फ कंप्लेंट्स ही कर रहे हैं और आप अपने दायित्वों कर्तव्यों की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। खैर, क्या इस केस में ऐसा है? देखिए, मैं इस जजमेंट पर नहीं पहुंचूंगा कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, लेकिन हर एक पहलू से जांच होनी चाहिए। हमें अभी एक पक्ष नज़र आ रहा है, डीजीपी ऑब्वियसली इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं और तमाम अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। और जो आदमी खुद झेल रहा होता है बहुत सारी चीज़ें, उसको अंदर की सारी कहानियाँ पता होती है। वनिस्पत की हम लोगों को या किसी बाहर वाले को, उसको पता होता है एक्चुअली उसके साथ क्या बीत रहा है। और जो अधिकारी उसके साथ ऐसा कर रहा होता है, उसको पता होता है कि असलियत क्या है, क्या वाकई यही असलियत है जो दिखाई जा रही है या इसके पीछे कहानी कुछ और है। हर एक पहलू से मैंने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। चलिए, ये वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।